Hello everyone, welcome to the one-shot lecture of the chapter Thermodynamics. Thermodynamics is in link with the kinetic theory of gases क्योंकि हम इसके पहले जितने भी लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, वो सब वहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है वो जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस पे रहता है एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस पे, वर्क डन पे एंड उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है उस पे। सो इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स में मैंने आपको लास्ट में बताया था, लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम डिस्कस कर रहे थे, एट दैट पॉइंट आई टोल्ड द पीपल आर देयर कि जब हम इसमें ये u निकालते हैं तो वो होता है F/2n kBT, जो हमारी इंपॉर्टेंट फार्मूला थी. Vrms की वैल्यू जो होती है वो होती है √3p/ρ, जिसको हम 3RT/m करके भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से समथिंग वाज देयर जो मैंने आपको बताया था. अब मैं आपको बताती हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है. एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहाँ पे देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विच इज़ हैपनिंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. इन दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस वेयर देर इज़ नो एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. ऑल द सडन प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस हम देख पा रहे हैं या जो हम फील कर पा रहे हैं, वो जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी के सारी एडियाबैटिक प्रोसेसेस ही होती हैं. So all the sudden processes which are happening in the surrounding or which are happening around us, they are all considered to be the adiabatic process. तो जितनी भी sudden processes है वो सारी के सारी adiabatic है, जिसमें dq की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि चेंज इन हीट कुछ हो ही नहीं रहा. अगर हम देखें PV⁻γ की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है. इसका मतलब गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है Cp/Cv, या फिर हम गामा की वैल्यू 1+2/f करके भी देखते हैं. अब हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, PV⁻γ इज कांस्टेंट होता है और इसका जो स्लोप आता है वो स्लोप नेगेटिव आता है. अगर हमारा PT ग्राफ होगा तो P1 - गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV⁻γ इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड यहाँ पे V TV⁻1 इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट. इसमें एक और फॉर्म इसका याद रखना आप, विच इज़ P इज इक्वल टू this is T is equal to P upon, no, this was what I was writing, T upon gamma -1, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में ले लेते हैं ना, तो ये वैल्यू ऐसी आ जाती है. अभी ऐसे कैसे आएगी तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, P1 - गामा T गामा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, अब इसका मतलब P1 - गामा जो है उसके ऊपर -1 इज इक्वल टू T गामा कांस्टेंट है, यानी T गामा अपॉन 1 - गामा -1 प्लस गामा. तो T गामा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा -1. ठीक है, ये कुछ नहीं मैथमेटिक्स है जो मैंने किया, बट ये 3 इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो PV⁻γ कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू Cp/Cv है. दिस इज़ द हीट विच इज़ प्रेजेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. और हम इसको कैसे लिखते हैं, 1+2/f से. ये जो f है ना यहाँ पे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमें देखने को मिल रहा है. उसके बाद अगर हम देखें तो P1 - गामा T गामा की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है. और अगर हम देखें VT⁻γ -1 जो है वो भी कांस्टेंट है, सॉरी नॉट VT, TV⁻γ -1 की वैल्यू भी कांस्टेंट है. अब हम देखते हैं वर्क डन. वर्क डन कैसे हो रहा है. वर्क डन जो है वो 2 तरीके का होता है, या तो एक्सपेंशन का वर्क डन होगा या तो कंप्रेशन का वर्क डन होगा. एक्सपेंशन का मतलब है कि जो वर्क डन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वर्क डन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है. अगर ऐसा वर्क डन हो रहा है तो हम उस तरीके के वर्क डन को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क डन कहते हैं. तो एक्सपेंशन वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क डन वेयर द वैल्यू इज़ एक्चुअली इन द पॉजिटिव. ठीक है, तो उस तरीके के वर्क डन को हम क्या कहते हैं, उस तरीके के वर्क डन को हम कहते हैं एक्सपेंशन वाला. अगर आप इसके ग्राफ देखोगे तो ये PV का ग्राफ है, ये वर्क डन है. क्लोज ग्राफ भी होता है जिसमें क्लॉकवाइज होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो या तो वर्क डन क्लॉकवाइज चलेगा या तो वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा. अगर हम देखें, अगर वर्क डन क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा. और जिसका एरिया बड़ा होगा वो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा. जैसे इस वाले एग्जांपल में पॉजिटिव वाले का वर्क डन का जो एरिया है वो बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखो, ये भी क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है. ये वाला ग्राफ है एक ऐसे, ठीक है, एंड ये ऐसे. तो दिस इज क्लॉकवाइज वर्क डन वुड बी ग्रेटर देन 0.
यहाँ पे जो वर्क डन है वुड बी लेस दैन 0 बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन है। तो अगर क्लॉकवाइज वर्क डन होगा तो क्लॉकवाइज वर्क डन कैसे होता है, क्लॉकवाइज वर्क डन इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। अब हम देखेंगे वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग तरीके से वर्क डन करती है। जो हमारा आइसोथर्मल वर्क डन है वो होता है 2.303 nRT log V2/V1। यही आप फॉर्मूला आपके केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे आइसोथर्मल वर्क डन के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की फॉर्मूला होती है P डेल्टा V। आइसोकोरिक में डेल्टा V जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क डन की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। आइसोबेरिक में P डेल्टा V ही रहता है विच इज़ डेल्टा V में V2 - V1। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज़ टू पावर गामा जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि आप इसको NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा या गामा -1 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, विच इज़ PV रेज़ टू गामा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये हो गया हमारा एडियाबैटिक वर्क डन। फिर आता है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक वर्क डन। पॉलीट्रॉपिक वर्क डन होता है PV रेज़ टू दी पावर n इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे सेम जैसे एडियाबैटिक है वही होगा, सिर्फ गामा की जगह पे n आ जाएगा, विच इज़ μR डेल्टा T अपॉन n - 1। दैट्स इट। जब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये P का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबेरिक वर्क डन है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक वर्क डन है। और फिर यहाँ पे बीच में बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, तो एक आइसोथर्मल वर्क डन होगा, एक एडियाबैटिक वर्क डन होगा और एक हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो होगा। सो दिस इज़ द वर्क डन बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है dQ इज़ इक्वल टू du प्लस dW। इसके साइन कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है तो हमारा जो हीट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री में देखते हो तो वर्क डन की वैल्यू जब वर्क डन बाय द सिस्टम होती है तो नेगेटिव होती है, बट फिजिक्स में इट इज़ पॉजिटिव। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W है, एंड केमिस्ट्री में फॉर्मूला डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होती है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स। अदरवाइज तो मोस्टली जो है वो सेम टू सेम ही चलता है। अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके का जो हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ये W3 है, फिर ये W2 है और फिर ये W1 है। वर्क डन बाय 3 इज़ ग्रेटर देन वर्क डन बाय 2 इज़ ग्रेटर देन वर्क डन बाय 1 बिकॉज इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व जो हम यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रहे हैं। अगर हमारी हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई हो रही है तो CV की वैल्यू जो होती है वो होती है फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो CV माइनस CV इज इक्वल टू R, जो कि हमारा मेयर्स रिलेशन है। और अगर किसी भी प्रोसेस पे हो रही है तो हम यहाँ पे CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर आप देखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, CV की वैल्यू R अपॉन गामा -1। आइसोकोरिक में भी कितनी रहेगी, R अपॉन गामा -1। आइसोबेरिक में थोड़ा चेंज होगा एंड आइसोथर्मल में C की वैल्यू चेंज हो जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी इनफाइनाइट। बट CX की वैल्यू कितनी है, CX की वैल्यू है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, तो CX की वैल्यू कितनी है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, मैंने बार बार इसीलिए बोला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CV की वैल्यू होगी F/2R। फिर हम लगाएंगे CP माइनस CV जो कि R हो जाएगा। एंड कभी किसी भी मोलर पे निकालना हो तो आप यहाँ पे CV कर देंगे प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा ये टेबल है जिसमें हमारे पास DQ की वैल्यू है, DU की वैल्यू है एंड DW की वैल्यू है। अगर हम एडियाबैटिक वर्क डन की बात करें, चेंज इन हीट 0 होता है तो DU की वैल्यू म्यू CV dt हो जाती है एंड DW म्यू R डेल्टा T अपॉन गामा -1 हो जाता है। आइसोथर्मल में हमारा जो DU है वो 0 हो जाता है तो DQ एंड DW इक्वल होता है, तो ये वर्क डन होगा विच इज़ इक्वल टू वर्क डन विच इज़ म्यू RT ln V2/V1 विच इज़ -2.303 nRT log V2/V1। इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हो आपकी केमिस्ट्री वाले थर्मोडाइनमिक्स में। इधर तो सिर्फ इतना ही है, सिर्फ n की जगह पे हम यहाँ पे म्यू कंसिडर करते हैं क्योंकि वो डिवाइडेड बाय Na होता है ना, इसीलिए। आइसोकोरिक वर्क डन में हमारा वर्क डन ही 0 है बट बाकी जो वैल्यू है वो म्यू CV dt एंड म्यू CV dt है। एंड आइसोबेरिक वर्क डन में जो वर्क डन होता है वो P डेल्टा V है। डेल्टा U की वैल्यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो म्यू CV है एंड DQ जो है हीट में वो म्यू CP डेल्टा T है। सो दिस इज़ द ग्राफ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब टेबल। ठीक है,
अब दो एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स है विच इज़ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन में क्या होता है, आपका इंटरनल कंबशन हो रहा है, जैसे मान लो पेट्रोल एंड डीजल है, और एक एक्सटर्नल कंबशन हो रहा है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो एक इंटरनल कंबशन है और एक एक्सटर्नल कंबशन है जो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास एक हीट सोर्स है। हीट सोर्स जो है उसकी वैल्यू T1 है और वर्किंग सब्सटेंस है जो कि कुछ ना कुछ तरीके से वर्क डन कर रहा है, और हमारे पास सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो हीट सोर्स है T1, सिंक है T2 और वर्किंग सब्सटेंस है बीच में जो कुछ ना कुछ तरीके से क्या करेगा, वर्क डन करेगा। हीट सोर्स जो है वो Q1 हीट जो है वो वर्किंग सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है, तो वो वर्क डन करेगा। कुछ जो Q2 हीट है एक्स्ट्रा वाली वो सिंक में चली जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, हीट सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि वर्क डन कितना हुआ, आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है, वर्क डन के फॉर्मेट में, इनपुट आप किस फॉर्म में कर रहे हो, हीट के फॉर्मेट में। तो बस हमें यही करना है, वर्क डन अपॉन Q। तो वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो हम इसको Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 करके इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। Q2 जो है वो रिजेक्टेड हीट है, Q1 जो है वो एक्सेप्टेड हीट है, और उसने क्या किया, वर्क कर दिया। इसी के बेसिस पे बनती है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल होती है, ईटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा एफिशिएंसी है और ये T2 अपॉन T1 कैसे आया, T2 अपॉन T1 आया वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ, ये जो टोटल हीट दी उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। तो वो Q1 माइनस Q2 है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हीट Q1 थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने वही लिख दिया इसको, और इसी को हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। रिमेंबर, दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ एफिशिएंसी जो हमें यहाँ पे हीट इंजन में गिवन है। तो एफिशिएंसी अगर आपको पूछ ली जाए तो हीट इंजन में यही एफिशिएंसी के तरीके से चीज़ें जो है वो मेंशन है। अगर हम बात करते हैं ए से बी जाने के लिए, तो यहाँ पे हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ पे ए से बी जब हम जा रहे हैं तो पी भी है और वी भी है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, विच इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वर्क डन जो होगा वो μRT ln V2 बाई V1 होगा। जब हम बी से सी जा रहे हैं तो वहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। यहाँ पे वापस जाएंगे तो ये आइसोथर्मल है और वो एडियाबैटिक है। हमको पता है कि ईटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। रेफ्रिजरेटर में इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब है कि T1 सोर्स है जो Q1 हीट को प्रोवाइड कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस में वर्क डन किया जा रहा है, और सिंक से भी Q2 टेम्परेचर का जो है हीट वो आ रही है। इसे हम क्लॉशस स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हम उसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह रहे थे, इसे हम कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं, क्लॉशस स्टेटमेंट कहते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज उल्टा, हम इसको उल्टा कर देते हैं, विच इज़ Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और यही होता है बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 1 अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 अपॉन में ऊपर Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 और Q2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Q1। ये क्या आ गया, सेम वही स्टेटमेंट तो आ गया। हैज़ एनीथिंग चेंज्ड, नथिंग, जस्ट बीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो बीटा की वैल्यू कुछ नहीं की, हमने उल्टी करके लिख दी, विच इज़ Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 जो है वो हमारा सिंक की हीट है और Q1 जो है वो T1 सोर्स से आ रही है। तो ईटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो दैट इज़ ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। कुछ सिंक से आ रही है, कुछ T1 सोर्स से आ रही है, और कुछ वर्क डन है जो हमें देखने को मिलता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ईटा की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। दैट्स इट फॉर द चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स। आपको मेजॉरिटी जो है वो तो काफ़ी इजी पीजी सा है, बट इट इज़ लिंक्ड विद KTG, सो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट कि आप दोनों चैप्टर्स एक साथ देखो, इसके क्वेश्चंस करो, एंड जस्ट कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।